नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। आज हमारे देश की एक और जानी मानी बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसने हाल ही कुछ दिनों में बड़े उतार चढ़ाव देखे, उसने हमारे देश में अपने कार्यकाल के 100 साल पूरे कर लिए हैं। आज इस प्रोग्राम में खुशी के मंजर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत करी थी और 56 साल बाद 56 ईयर्स बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 56 साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शामिल हुए थे। और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या कहा, मैं आपको आगे सारी बातें बताऊंगा। साथ में थोड़ा सा इतिहास भी जानेंगे एएमयू का, क्योंकि वो इतिहास बड़ा रोमांचक है कि आखिर किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी और बीच में चंदा इकट्ठा कैसे किया गया था। तो सर सैयद अहमद साहब थे जिन्होंने सपना देखा था कि उन्होंने पहले से ही ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देख रखी थी, तो कहीं ना कहीं ये सपना था उनका कि हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जानी मानी। और इसके बाद 1859 से 1870 में सर सैयद साहब बनारस में सिविल जज के तौर पर पोस्टेड थे। उस दौरान उनका लंदन आना जाना लगा रहता था, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखी थी, जो मैंने आपको बताया था। 9 फरवरी 1873 को उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसने तमाम रिसर्च कर 24 मई 1975 को एक मदरसा बनाने का ऐलान किया था। आगे सुनते रहिएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने की परमिशन नहीं मिलती थी, इसलिए पहले मदरसे की शुरुआत की गई थी सर सैयद अहमद साहब द्वारा। 2 साल बाद 8 जनवरी 1877 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले शुरुआत में नाम जो था वो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया था। तो अब एक और सवाल आता है कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सर सैयद अहमद साहब और उनकी टीम ने अलीगढ़ को ही क्यों चुना था। देश में अलग अलग जगहें थी, अलग अलग बड़ी बड़ी खूबसूरत जगहें थी, राज्य थे अलग अलग, तो सिर्फ अलीगढ़ को ही क्यों चुना गया था। तो इसका जवाब मिलता है हमें 3 पॉइंट्स में। सबसे पहला, नॉर्थ इंडिया में सबसे बढ़िया वातावरण उस समय अलीगढ़ का था। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी बनाने की, तो सबसे अच्छा वातावरण अलीगढ़ का माना गया था। इसका कारण भी बताया गया है कि अलीगढ़ में उस समय ज़मीन के अंदर जो पानी का लेवल था वो 23 फीट पर था। 23 फीट पर अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो था। उस समय 2 चीज़ों से लोग ज़्यादा मरते थे। उस समय की बात है, सबसे ज़्यादा जो मौतें होती थी वो सैलाब से या फिर अकाल से होती थी, या तो बाढ़ से होती थी पानी की भरपूर मात्रा से, या फिर पानी की कमी से होती थी, अकाल से होती थी। अलीगढ़ के आसपास कोई नदी, झरना या झील नहीं है, जिससे बाढ़ आने का खतरा भी नहीं था। वहीं उस समय पानी का लेवल भी इतना अच्छा था कि अकाल पड़ने का भी कोई खतरा वहां पर नहीं था, इसलिए अलीगढ़ को चुना गया था। यह पहला कारण बताया गया है। दूसरा कारण, अलीगढ़ ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली था। जीटी रोड बन चुका था उस वक्त भी, और रेलवे ट्रैक बिछ गए थे। उस समय आसपास के ज़िले के बच्चे भी आसानी से यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते थे। तो रिसर्च उस समय की भी बहुत स्ट्रांग थी, प्लानिंग बहुत स्ट्रांग थी, और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ को चुना गया था यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। तीसरा कारण भी सुनिए। इस्लाम में हज़रत अली को ज्ञान का द्वार माना जाता है। ऐसे में हज़रत अली के नाम पर बने इस शहर का चुनाव किया गया। हज़रत अली के नाम पर अलीगढ़ शहर का नाम जो रखा गया था, इसलिए क्योंकि हज़रत अली को ज्ञान का द्वार माना गया है इस्लाम में, इसलिए अलीगढ़ का चयन किया गया था। ये भी कुछ मुख्य कारणों में से एक था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने की वजह से यहाँ मुस्लिम बच्चे भी बहुत पढ़ते थे और अभी भी ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ आपको ये भी बात माननी ज़रूरी है कि यहाँ मिनी इंडिया भी बसता है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने भाषण में कहा है कि जहाँ इस्लाम के साथ साथ और सारे धर्मों का भी ज्ञान दिया जाता है। वहाँ पर हिंदू पढ़ता है तो वहाँ पर मुसलमान भी पढ़ता है, क्रिश्चियन पढ़ता है तो वहाँ पर सिख भी पढ़ता है। इसके बाद बात आती है कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था, चंदा कहाँ से इकट्ठा होता था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा मदद की जो उम्मीद थी वो कहीं से नहीं होती थी। तो चंदा इकट्ठा करना पड़ता था। जैसे जामिया के लिए महात्मा गांधी जी ने किया था, ऐसे ही सर सैयद अहमद साहब ने भी एएमयू के लिए चंदा इकट्ठा किया था। कैसे, वो आप सुनेंगे तो शायद आपको हैरानी होगी कि किस तरीके से चंदा इकट्ठा कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आगे चलाया गया था। आप सुनिए ध्यान से। तो सर सैयद अहमद साहब ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए खूब संघर्ष किया था। उन्होंने पैसे इकट्ठा करने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए भीख तक मांगी थी।
लोगों के पास जा जाकर चंदा इकट्ठा किया और नाटक में भी काम किया था। सर सैयद अहमद साहब ने, जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया था, उन्होंने खुद नाटक में हिस्सा लिया था। आगे आप सुनिए और उन्होंने क्या क्या किया था। 1888 का एक किस्सा बताते हैं प्रोफेसर नदीम रिजवी। वो कहते हैं कि उन्होंने चंदा इकट्ठा करने के लिए अलीगढ़ में एक नुमाइश में अपने कॉलेज के बच्चों को लैला मजनू का नाटक रखवाया था। उस समय लड़कियों का रोल भी लड़के किया करते थे। एन वक्त पर लैला बनने वाले लड़के की तबीयत खराब हो जाती है। एंड वक्त पर नाटक में जो लैला का रोल कर रहा था लड़का, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सर सैयद खुद पैरों में घुंघरू बांधकर स्टेज पर चढ़ जाते हैं। सर सैयद अहमद साहब जो उस वक्त ज़ईफ़ थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, वो उस वक्त पैरों में अपने घुंघरू बांधते हैं और स्टेज पर चढ़ जाते हैं। दर्शकों से वो बोलते हैं, मैं अपनी दाढ़ी और उम्र तो छुपा नहीं सकता, लेकिन आप मुझे लैला ही समझें और चंदा दे दें। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बड़ी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी को तो छुपा नहीं सकता, मैं अपनी उम्र को नहीं छुपा सकता, मगर आप मेरी उम्र को भूल जाइए, मेरा नाटक देखिए और मुझे चंदा दे दीजिए, क्योंकि मुझे ये यूनिवर्सिटी चलानी है। इसके बाद वे नाचने लगते हैं। घुंघरू पहनकर सर सैयद अहमद साहब नाचने लगते हैं। तब उन्हें वहाँ के कलेक्टर शेक्सपियर और मौलाना शिबली ने नाचने से रोका था। दो शख्स ने मिलकर, जो वहाँ के कलेक्टर थे जिसमें शेक्सपियर थे और मौलाना शिबली थे, उन्होंने सर सैयद अहमद साहब को नाचने से रोक लिया था। इसके बाद बात आती है एक और चौंका देने वाला किस्सा कि चंदा जब पूरी मात्रा में इकट्ठा नहीं हो पा रहा था तो सर सैयद अहमद साहब ने तवायफों से भी चंदा मांगा था। उसके बाद काफ़ी जो कट्टरपंथी एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो भड़क गए थे। यूनिवर्सिटी के लिए चंदा लेने के लिए सर सैयद तवायफों के कोठे पर भी पहुंच गए थे। जब इसकी जानकारी कट्टरपंथियों को मिली तो उन्होंने ऐतराज़ जताया कि किसी शैक्षणिक स्थान में कैसे तवायफों का पैसा लगाया जा सकता है। इसके बाद सर सैयद अहमद साहब ने बहुत अच्छा उन्हें जवाब दिया। उन्होंने इसका हल निकालते हुए कहा कि इन पैसे से, जो पैसा तवायफों से लिया गया है, इन पैसों से यूनिवर्सिटी के टॉयलेट बनाए जाएंगे। जिसके बाद जो कट्टरपंथी लोग थे वो शांत हो गए थे। अब बात आती है कि इस कॉलेज का जो पहला ग्रेजुएट छात्र था वो भी हिंदू था। वैसे नाम आपने देखा कि पूरा जो इतिहास है वो मुस्लिम बेस्ड है। कुछ लोग कहेंगे मुस्लिम बेस्ड है, इस्लाम बेस्ड है, यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा पढ़ते हैं, इस्लाम सिखाया जाता है, मगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पहला ग्रेजुएट छात्र था वो हिंदू धर्म का था। मैं आपको बताता हूँ, तो 4 लड़कों ने पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया था 1881 में, जिसमें से 3 फेल हो गए थे। ईश्वरी प्रसाद नाम के वो स्टूडेंट थे जिन्होंने पहले तौर पर पास आउट किया था, ग्रेजुएट हुए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। नाम था उनका ईश्वरी प्रसाद। बाद में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की थी एएमयू से ही, और फिर आगे चलकर वे मशहूर इतिहासकार बने थे। तो पहला जो छात्र ग्रेजुएट हुआ एएमयू से वो हिंदू था, फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, फिर बाद में वो मशहूर इतिहासकार भी बने। यूनिवर्सिटी की जो पहली चांसलर थी, आप ये बातें सुनिए, ये गोल्डन पॉइंट्स होते हैं जब हमारे देश की कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे देश में ही अपने काम करने के 100 साल पूरे कर लेती है, तो कुछ गोल्डन पॉइंट्स होते हैं जो हमें जानने ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर जो थी वो भी महिला थी। वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ बात आती है। 1920 में जब कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, 1920 में एएमयू कॉलेज से यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया था, तब पहली चांसलर बेगम सुल्ताना को बनाया गया था। बेगम सुल्ताना पहली चांसलर बनी थी एएमयू की। वाइस चांसलर राजा महमूदाबाद को बनाया गया था। यह उस समय बड़ी बात थी कि किसी महिला को यूनिवर्सिटी की कमान सौंपी जाए उस समय, क्योंकि आपको पता है इतिहास ये रहा है हमारे देश का कि औरतों को हमेशा से पीछे समझा जाता था, औरतों को आगे आना गुनाह माना जाता था, अभिशाप माना जाता था, अलग अलग चीज़ें होती थी। औरतों को तो पैदा भी नहीं होने दिया जाता था पहले हमारे देश में। ऐसे वक्त पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि अभी शुरुआती दौर पर थी, उस यूनिवर्सिटी के काउंसलर एक महिला को बनाया गया था। तो वुमेन एम्पावरमेंट का इतिहास भी है एएमयू का, एक यूनिटी का इतिहास भी है, डाइवर्सिटी का इतिहास भी है एएमयू का, और हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी में
इंदिरा गांधी का भी विरोध हुआ था। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए हाईलाइट करके बताऊंगा क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पर हमेशा से इल्ज़ाम अभी हाल ही के दौर में लगा है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ एंटी मोदी हैं, एंटी बीजेपी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर काम की ये हमेशा से खिलाफत करती हैं, चाहे एएमयू हो चाहे जामिया हो। तो यहाँ आपको ये पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको और बताऊँगा। तो प्रोफेसर नदीम रिजवी ये बताते हैं कि सरकार और एएमयू का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ ही एएमयू के जो ख़राब रिश्ते हैं वो बने हैं। पिछली जो सरकार रही हैं उनके साथ भी एएमयू का 36 का आंकड़ा रहा था। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भाजपा सरकार में यहाँ के स्टूडेंट यूनियन सरकार की नीतियों की खिलाफत करते हों। इंदिरा गांधी के समय में भी सरकार से खूब टकराव होता था एएमयू का। इंदिरा गांधी के एक बार अलीगढ़ में एक शादी में शामिल होने गई थी। ये मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब इंदिरा गांधी अलीगढ़ में एक शादी में शरीक होने गई थी तो यूनिवर्सिटी में जाने वाली सड़क पर वो घूमना चाहती थी। वो पूरे एक्चुअल तौर पे बताएं तो वो यूनिवर्सिटी में घूमना चाहती थी क्योंकि एएमयू जब तक इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन स्टूडेंट यूनियन ने उन्हें गेट के अंदर नहीं जाने दिया। जो स्टूडेंट यूनियन था एएमयू का, उन्होंने इंदिरा गांधी को गेट के अंदर जाने नहीं दिया। और उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी हमारे देश की, इसलिए उन्हें आखिरकार वहाँ से लौटना पड़ा। वो यूनिवर्सिटी में नहीं घुस पाई, वो सड़क पर नहीं घूम पाई क्योंकि स्टूडेंट्स ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया। उस समय वो प्रधानमंत्री भी नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार का उस समय माइनॉरिटी को लेकर कोई इश्यू चल रहा था। माइनॉरिटीज़ को लेकर सरकार और स्टूडेंट्स के बीच, एएमयू के बीच बहुत बड़ा तनाव की स्थिति थी, इसलिए स्टूडेंट्स ने इंदिरा गांधी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी थी। तो इसके बाद एक और पॉइंट है कि जिन्ना की तस्वीर का जिसने विरोध किया था, जिस सांसद ने जिन्ना की तस्वीर, मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का विरोध किया था, वो भी एएमयू से ही पढ़े थे। जिन भाजपा सांसद सतीश गौतम वो शख्स हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का विरोध किया था, उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। उस दौरान उन्होंने उसी तस्वीर के नीचे सैकड़ों भाषण भी दिए थे। यह शुरू से ही तय था कि सियासत और एएमयू कभी साथ नहीं चल सकते हैं। तो हमेशा से ही एएमयू का इतिहास ये भी रहा है कि साथ में सरकार और एएमयू साथ में कभी काम नहीं कर सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले कैसी थी और अब उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। उसके बाद फटाफट से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को समझेंगे कि आखिर उन्होंने एएमयू के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जहां पहले 15 विभाग होते थे शुरुआत में, आज वहां पर 108 विभाग हैं। करीब 1200 एकड़ में फैली है यूनिवर्सिटी। इसमें 300 से ज़्यादा कोर्स भी हैं, 300 से ज़्यादा कोर्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। यहाँ आप नर्सरी से एडमिशन लेकर पूरी पढ़ाई भी कर सकते हैं। नर्सरी से आप एडमिशन लीजिए और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप अपनी पढ़ाई यहाँ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 7 कॉलेज हैं, 2 स्कूल हैं, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और साथ में 80 हॉस्टल हैं। 80 हॉस्टल्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त। यहाँ 1400 का टीचिंग स्टाफ है और साथ में 6000 के करीब नॉन टीचिंग स्टाफ भी यहाँ पर है। तो आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे चलाने के लिए सर सैयद अहमद साहब ने घुंघरू तक पहन लिए थे, भीख मांगी थी, आज वो यूनिवर्सिटी हमारे देश की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील हो गई है। अब हम फटाफट से बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के, जो आज उन्होंने वर्चुअल तौर पर उन्होंने हिस्सा लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में। 56 साल बाद ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने एएमयू की किसी वर्चुअल मीट में, एएमयू के किसी फंक्शन में अपनी शिरकत करी हो। तो शुरुआत करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, हाईलाइटेड पॉइंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा शिक्षा सभी तक बराबरी से पहुंचे। इस पूरे वर्चुअल मीट में उन्होंने कुछ बातें रखी, जिसमें पहली बात थी कि शिक्षा सभी तक बराबरी से पहुंचे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, शिक्षा सबका अधिकार है, इसलिए सबको शिक्षा मिले, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उसके बाद वो दूसरी बात रखते हैं, बात देश के लक्ष्य की है तो मतभेद किनारे कर देने चाहिए। अगर कोई मतभेद है आपस में, आपको सब चीज़ें दूर कर देनी चाहिए। जब देश की बात आती है, देश के लिए सबको एक साथ आगे आकर खड़ा होना ज़रूरी है। तीसरी बात उन्होंने कही, पॉलिटिक्स इंतज़ार कर सकती है, डेवलपमेंट नहीं। उनका मानना था कि जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो इंतज़ार कर सकती है, मगर डेवलपमेंट को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। साथ में अगर
ऐसा होता कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी पार्टी को भी देखते इस पॉइंट के ऊपर कि पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, तो शायद बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह को जाने से रोका जा सकता था, क्योंकि पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है। अगर इतना ही ज़रूरी था बंगाल में जाना, अभी कोरोना का दौर भी है, किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो ऐसे में इंतजार किया जा सकता था। यह भी पॉइंट ज़रूरी है आपको समझना। चौथा पॉइंट प्रधानमंत्री मोदी ने रखा, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन पर जोर दिया जाए। बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देनी चाहिए। जो बेटियां आज भी पिछड़े इलाकों में रह रही हैं, जिनके परिवार की अभी भी पिछली सोच है, उन सबको सोच बदलनी ज़रूरी है और अपनी जो बच्ची हैं घर में, बेटियां हैं, उनको शिक्षा दिलवानी चाहिए। इसके बाद पॉइंट आता है, मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट 70% से घटकर 30% रह गया है। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वर्चुअल मीट में कि पहले 70% से ज़्यादा मुस्लिम जो बेटियां थी वो घर पर ही रहती थी, मगर अब वो ड्रॉप आउट 30% रह गया है, मतलब 40% तक इसमें बदलाव आया है। इसके बाद जो देश का है वो देश के लोगों को मिलना ही चाहिए। वो कहते हैं कि बिना किसी भेदभाव कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया गया। बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना शुरू हुई। जो देश का है वो देश के लोगों को मिलना चाहिए। एक एल्यूमिनाई ने बताया कि देश में 10 करोड़ शौचालय का फ़ायदा सबको हुआ है। ये शौचालय बिना किसी भेदभाव के बने हैं। अगला पॉइंट, एएमयू ने लोगों को नई सोच दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही कि एएमयू ने लोगों को नई सोच दिखाई है। मुझे विदेश यात्रा के दौरान यहाँ के एल्यूमिनी मिलते हैं, वे यहाँ के कैंपस से हंसी मजाक और शेरो शायरी का नया अंदाज लेकर जाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं। 100 साल के इतिहास में एएमयू ने कई लोगों को संवारा है, लोगों को नई सोच दी है। मैं सभी लोगों के नाम लूँगा तो समय कम पड़ जाएगा। एएमयू की पहचान वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान साहब ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उनके ज़रिए मैं देश के हर टीचर का अभिनंदन करता हूँ। अगला पॉइंट, यहाँ कुरान के साथ गीता और दुनिया के कई ग्रंथ मौजूद हैं। जो मैंने यूनिटी की बात की थी, डाइवर्सिटी की बात की थी, एकता की बात की थी कि एएमयू ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ मुस्लिम पढ़ते हैं तो हिंदू भी पढ़ता है साथ बैठकर एक ही क्लास में, सिख पढ़ता है तो क्रिश्चियन भी पढ़ता है, जैन पढ़ता है तो पारसी भी पढ़ता है। उनका कहना था कि अभी कुछ दिन पहले मुझे चांसलर सैयदना साहब की चिट्ठी मिली। उन्होंने वैक्सीनेशन में सहयोग देने की बात कही थी। ऐसे ही विचारों में हम कोरोना जैसी महामारी से मुकाबला कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि एएमयू एक शहर जैसा है, कई डिपार्टमेंट और लाखों स्टूडेंट्स के बीच मिनी इंडिया नज़र आता है। मिनी इंडिया नज़र आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी बात में कहा कि मिनी इंडिया मुझे एएमयू में नज़र आता है। उर्दू के साथ हिंदी, अंग्रेज़ी और कई भाषाएं यहाँ पढ़ाई जाती हैं। कुरान के साथ गीता और दुनिया के कई ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ की रिसर्च देश की संस्कृति को नई ऊर्जा देती है। जो यहाँ की एएमयू की रिसर्च है वो देश की संस्कृति को और आगे नई ऊर्जा प्रदान करती है। जो आखिरी पॉइंट प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का था, मज़हब की वजह से कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए, ये उन्होंने अपने वर्चुअल मीट में कहा था। सर सैयद अहमद साहब ने कहा था कि देश की चिंता करने वाले का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए काम करे, भला करे और उनकी मज़हब जाति कुछ भी न देखे। जिस तरह मानव जीवन के लिए हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है, उसी तरह समाज का हर स्तर पर विकास होना भी जरूरी है। देश उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। हर नागरिक संविधानों से मिले अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे। हम उस पर राह पर बढ़ रहे हैं कि कोई मजहब की वजह से पीछे ना छूटे। सबको विकास के पूरे मौके मिले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसका मूल मंत्र है। साथ में लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी टैगलाइन, अपना नारा भी पेश कर दिया, सबका साथ सबका विकास। तो ये था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने का एक पूरा कारवां, जो मैंने आपको छोटे शब्दों में समझाया। कैसे इतिहास है एएमयू का, किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से चंदा मांगा गया सर सैयद अहमद साहब द्वारा, और आज 56 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने एएमयू के लिए कुछ बातें कहीं जो आज वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे पूरा किया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।